मोहम्मद बिन कासिम फाइनली अपनी फौज लेकर देबल कराची के सबसे स्ट्रॉन्ग किले के सामने आ गया। ये ऐसा किला था जिसे फतह करना इम्पॉसिबल था। तो मोहम्मद बिन कासिम ने अपने तोपों को आगे किया और दीवारों पर हमला शुरू कर दिया और 10 दिन लगातार इन दीवारों को मारते रहे। लेकिन इतने खतरनाक हमले के बाद भी कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि वो दीवार बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी और उनको तोड़ना इम्पॉसिबल था। एक दिन किले के अंदर से एक बंदा मोहम्मद बिन कासिम के पास आया और उसने कहा कि तुम कभी भी ये किला फतह नहीं कर सकते, क्योंकि तुम वो सामने वो रेड झंडा देख रहे हो, वो इतना बड़ा है कि जब हवा चलती है तो ये पूरे मंदिर को कवर कर लेता है। वो इतना ऊंचा है कि तुम्हारी कोई तोप उसे छू भी नहीं सकती। और जब तक ये झंडा खड़ा है, हमारे खुदाओं की फुल सपोर्ट हमारे साथ है और कोई भी इस सिटी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मोहम्मद बिन कासिम को एकदम समझ आ गई कि ये लोग इतने जाहिल हैं कि इतने स्ट्रॉन्ग दीवार और इतनी स्ट्रॉन्ग फौज होने के बावजूद भी ये लोग एक झंडे से अपना डिफेंस कर रहे हैं। और उसे पता चल गया कि लड़ाई के बजाय इस झंडे को गिराना है, क्योंकि जैसे ये झंडा गिरेगा लोगों का हौसला टूट जाएगा और फिर हम आसानी से ये किला फतह कर लेंगे। लेकिन वो फ्लैग इतना दूर और इतना ऊंचा था कि आम तोपों की रेंज में वो आ ही नहीं रहा था। तो मोहम्मद बिन कासिम ने एकदम हुक्म दिया कि दुल्हन को ले आओ। नहीं, ये वाली दुल्हन नहीं, बल्कि ये वाली दुल्हन, उस जमाने की सबसे खतरनाक कैटापल्ट तोप, जिसकी हाइट 15 मीटर थी और उसे 500 बंदे चलाते थे। पूरी मुसलमान सुपर पावर ने इसका नाम रखा था दुल्हन, क्योंकि ये उस वक्त की दुनिया की सबसे खूबसूरत मशीन थी और इसे बिल्कुल दुल्हन की तरह सजाया गया था। और ये इतना खतरनाक कैटापल्ट था कि 50 किलो का पत्थर ये 300 मीटर तक फेंक सकता था और वो झंडा इसकी रेंज में बड़ी आसानी से आ रहा था। तो मोहम्मद बिन कासिम ने उसे आगे किया और बाकी सारे किले को छोड़कर उसी फ्लैग पर हमला शुरू कर दिया। पहला गोला सीधा गया और उसने अपने टारगेट को मिस कर दिया। उन्होंने फिर निशाना लगाया, लेकिन वो भी मिस हो गया। इतने में मोहम्मद बिन कासिम को एक लेटर मिला जो उसके चचा ने लिखा था। उसका चचा पूरे मुसलमानों की एम्पायर का आर्मी चीफ था और सारे ईस्ट का गवर्नर था, जिसका नाम था हज्जाज बिन यूसुफ। वो इस पूरी जंग को A to Z खुद मॉनिटर कर रहा था, क्योंकि इससे पहले उसके 2 बहुत ही बड़े जनरल्स ने सिंध पर हमला किया था। लेकिन वो बहुत बुरी तरह हार कर शहीद हो गए थे और हज्जाज किसी तरह भी अब ये जंग हारना बर्दाश्त नहीं कर सकता था। तो जैसे ही मोहम्मद बिन कासिम को ये लेटर मिला, उसने जल्दी खोला। उसमें हज्जाज की तरफ से इंस्ट्रक्शंस थे कि तोप का एंगल थोड़ा सा चेंज करके फायर कर। तो मोहम्मद बिन कासिम ने तोप को वैसे ही रेडी करके फायर कर दिया। वो गोला सीधा जाकर उस फ्लैग पर लगा और वो इतना बड़ा फ्लैग एक ही शॉट में नीचे गिर गया और झंडा गिरते ही पूरे शहर में खौफ फैल गया और लोगों को समझ आ गई कि उनकी वो सीक्रेट पावर अब खत्म हो गई है। तो मोहम्मद बिन कासिम ने आसानी से गेट्स खोलकर वहां इंटर हुआ। जैसे ही लोगों ने देखा तो वो हैरान हो गए। इतनी बड़ी फौज का लीडर ये यंग सा लड़का है, ये है कौन? असल में मुसलमानों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लीडरशिप में पूरे अरब को फतह कर लिया था और हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर में मुसलमानों ने रोमन और पर्शियन एम्पायर दोनों को फतह कर लिया। लेकिन इसके बाद मुसलमानों में एक सिविल वॉर स्टार्ट हुआ। ये सिविल वॉर बनु उमैया अपने सबसे वफादार
और सबसे जालिम जनरल हज्जाज बिन यूसुफ की वजह से जीत गई और पूरे एम्पायर पर बनु उमैया का कंट्रोल आ गया। और इसी वजह से उन्होंने हज्जाज बिन यूसुफ को पूरे ईस्ट का गवर्नर बना दिया। अब मुसलमानों की एम्पायर इंडिया से लेकर स्पेन के बॉर्डर तक फैल चुकी थी। इसी तरह एक दिन हज्जाज बिन यूसुफ के पास कुछ लोग आए। उन्होंने कहा कि हम श्रीलंका से एक बहुत बड़ी शिप लेके आ रहे थे। रास्ते में हम जब सिंध पहुंचे, वहां पायरेट्स ने हमारी कश्तियां लूट ली और हमारी औरतों को किडनैप कर लिया। हम किसी तरह वहां से जान बचा के आपके पास आए हैं। ये सुनकर हज्जाज बिन यूसुफ को बहुत ज्यादा गुस्सा आया, क्योंकि ये सिर्फ एक दफा नहीं था, बल्कि बहुत अरसे से रास्ते में उनके शिप्स को लूटते थे। तो हज्जाज ने सोचा कि अगर हमने इनको ठिकाने नहीं लगाया तो ये हमारे ट्रेड को भी खराब करेंगे और हमारे इतने बड़े सुपर पावर की इज्जत को भी खराब करेंगे। तो उसने सबसे पहले एक खत लिखा सिंध के बादशाह को, जिसका नाम था राजा दाहिर, कि ये पायरेट्स हमारे हवाले करो। राजा दाहिर ने कहा, ये खुद ब खुद लूटमार कर रहे होते और मेरा इस पे कोई कंट्रोल नहीं। हज्जाज बिन यूसुफ को समझ आ गई कि अगर इन पायरेट्स को खत्म करना है तो हमें सिंध पर हमला करना होगा। तो उसने मुसलमानों के बादशाह वलीद से इजाजत मांगने के लिए एक लेटर लिखा कि हमें इजाजत दे, हम सिंध पर हमला करके इन लुटेरों को खत्म करते हैं। लेकिन वलीद ने बिल्कुल इनकार कर दिया, क्योंकि जिस टाइम वो सिंध पर हमला करने की इजाजत मांग रहा था, ठीक इसी टाइम मुसलमान वहां स्पेन पर हमला कर रहे थे कि मैं किसी सूरत भी अपनी इतनी कीमती फौज और इतना ज्यादा पैसा इस मामूली से सिंध पे जाया करने के लिए तैयार नहीं। तो हज्जाज ने उसे कन्विंस करने के लिए एक प्लान बनाया। उसने कहा कि आप सिर्फ मुझे इजाजत दें, मैं इस एम्पायर से 1 रुपए भी नहीं मांगूंगा, सारा पैसा मैं अपने आप से खर्च करूंगा और इस एम्पायर को मैं प्रॉफिट दूंगा। लेकिन अगर हम हार गए तो ये सारा लॉस मैं खुद बर्दाश्त करूंगा। तो मुसलमानों का बादशाह ये शर्त मान गया और हज्जाज ने बजाय इसके कि वो एक बड़ी आर्मी भेजता, उसने एक छोटी सी फौज को तैयार किया और उसे सिंध पर जाने के लिए रेडी किया और उसके लिए एक बेहतरीन स्ट्रेटजी बनी। अब हज्जाज को ऐसा बंदा चाहिए था जो उसका वफादार भी हो और एज इट इज उसके प्लान को कामयाब भी करे। तो उसने अपने ही एक यंग भतीजे को इस फौज का कमांडर बना दिया, जिसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम बहुत ही बहादुर और ज़हीन जनरल था, जिसको बहुत ही छोटी उम्र में एक इलाके का गवर्नर बना दिया गया था और उसने बेहतरीन तरीके से उसे कंट्रोल किया था। तो हज्जाज ने मोहम्मद बिन कासिम को 6000 की फौज देकर उसे सिंध पर हमला करने के लिए रेडी किया। लेकिन हज्जाज को पता था कि रास्ते में डेजर्ट है और वहां से गुजरना बहुत ही मुश्किल है। तो उसने इस फौज को घोड़े से लेकर सुई धागे तक सारी चीजें दी और उसके साथ साथ खाना पहले से पका हुआ इनको दिया, ताकि इनको रास्ते में कुछ पकाना ना पड़े। और एक तरफ इस फौज को जमीनी रास्ते से और दूसरी तरफ बड़े बड़े वेपन्स को शिप्स में भर के समंदर के रास्ते सिंध पर हमला करने के लिए भेज दिया। मोहम्मद बिन कासिम अपनी फौज को लेकर इराक से ईरान और फिर बलूचिस्तान पहुंच गए, जहां पहले से ही मुसलमानों की हुकूमत थी। मोहम्मद बिन कासिम बलूचिस्तान पहुंचकर वहां रुक गया और अपने शिप्स का इंतजार करने लगा। हज्जाज इस फौज की हर मिनट की खबर को सुनना चाहता था, तो उसने इराक से लेकर सिंध तक हर 20 किलोमीटर पर स्टेशन बनाए। हर स्टेशन पर घोड़े दिन रात रेडी रहते थे। जैसे ही फौज लेटर लिखती थी तो घोड़े उसे फुल स्पीड स्टेशन पहुंचाते थे और उस स्टेशन से एक दूसरा घोड़ा उसे फुल स्पीड अगले स्टेशन तक पहुंचाता था। और इसी तरह ये लेटर सिंध से इराक 2500 किलोमीटर का सफर सिर्फ 7 दिन में पूरा करता था। ये इतना नेक्स्ट लेवल सिस्टम था कि जिस दिन मोहम्मद बिन कासिम की फौज देबल कराची पहुंची, ठीक उसी दिन सारे शिप्स भी कराची पहुंच गए। हज्जाज बिन यूसुफ इराक में बैठकर सिंध की जंग को लाइव कंट्रोल कर रहा था। मोहम्मद बिन कासिम हर तीसरे दिन
हज्जाज को लेटर भेजता था और इस लेटर में फौज की एग्जैक्ट लोकेशन, उस इलाके का मौसम और दुश्मन की हर मूवमेंट को लिखा होता था। मतलब पूरा मैप भेजा जाता था। हज्जाज इराक में बैठकर मैप्स की मदद से बताता था कि किस दीवार पर कैसे हमला करना है और तोप का एंगल क्या रखना है। इसी तरह देबल कराची का वो इतना बड़ा फ्लैग जब नहीं गिर रहा था तो इसी टाइम हज्जाज बिन यूसुफ ने इंस्ट्रक्शंस भेजी और उस इंस्ट्रक्शंस में क्लियरली लिखा हुआ था कि तोप का एंगल चेंज करो और एक बार फिर मारो। तो जैसे ही मोहम्मद बिन कासिम ने तोप का एंगल चेंज किया और फायर किया तो वो गोला सीधा जाकर उस फ्लैग पर लगा और वो इतना बड़ा फ्लैग एक ही शॉट में नीचे गिर गया, जिसकी वजह से वहां पे लोगों का हौसला टूट गया। यह क्या हो गया? और फिर मोहम्मद बिन कासिम ने बड़ी आसानी से देबल कराची को फतह कर लिया और फतह करते ही वहां इंटर हो गया। अब यहां पे कुछ लोग कहते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम 17 साल का था, लेकिन कुछ और लोग कहते हैं कि वो कैसे 17 साल का हो सकता है, क्योंकि इससे बहुत साल पहले उसने एक इलाके पे हमला किया था और वो वहां का गवर्नर बन गया। लेकिन जो भी हो, मोहम्मद बिन कासिम एक यंग लड़का था और इतनी बड़ी फौज का लीडर था। अब जब देबल कराची फतह हो गया तो मोहम्मद बिन कासिम यहां से राजा दाहिर की तरफ रवाना हुआ और रास्ते में बहुत से बड़े बड़े किले खुद मोहम्मद बिन कासिम के सामने सरेंडर करने लगे। मोहम्मद बिन कासिम की स्पीड देखकर राजा दाहिर ने अपनी फौज को भी रेडी किया और फाइनली ये दोनों फौजें एक दूसरे के सामने आ गई। लेकिन ये लड़ नहीं सकते थे क्योंकि दरमियान में सबसे बड़ा रिवर इंडस रिवर था। मोहम्मद बिन कासिम को पता था कि अगर मैंने ये रिवर जल्दी क्रॉस नहीं किया तो राजा दाहिर के लिए पीछे से और फौज आ जाएगी और फिर उसे हराना इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो बजाय इसके कि वो सामान का इंतजार करता, उसने वहां एक प्लान बनाया। वहां इर्द गिर्द जितनी भी कश्तियां थी उसने सबको जमा किया और फिर उन सारी कश्तियों को रस्सियों से ज्वाइन कर लिया। उन सब कश्तियों के ऊपर लकड़ी के तख्ते लगाए और ऐसे ही वो एक पुल की तरह बन गया। लेकिन अब भी वो उस रिवर को क्रॉस नहीं कर सकते थे क्योंकि जैसे ही वो सामने आते तो राजा दाहिर की फौज उन पे तीर बरसाती। मोहम्मद बिन कासिम ने अपने फौज के ग्रुप को कश्तियों के सामने बिठाया और उसे पानी में छोड़ दिया। जैसे ही वो दूसरे साइड पहुंचे, उन्होंने कश्तियों के इस पुल को दूसरे साइड पे करेक्ट कर लिया और अब ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग पुल बन गया। इसी तरह इस पूरी फौज ने ये इतना बड़ा रिवर क्रॉस कर लिया और यहाँ पे ये दोनों फौजें आमने सामने आ गई। एक तरफ राजा दाहिर की 20,000 की फौज और दूसरी तरफ मोहम्मद बिन कासिम की 15,000 की फौज। राजा दाहिर ने अपनी फौज के सामने बड़े बड़े हाथी खड़े किए और खुद एक बहुत बड़े हाथी पर बैठा हुआ था। मुसलमानों के लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज था क्योंकि इससे पहले जो फौज हारी थी वो इन्हीं हाथियों की वजह से हारी थी। क्योंकि जब अरबी घोड़ों ने इतने बड़े हाथी देखे थे वो डर गए थे और इधर उधर भागने लगे थे और फिर इन्हीं हाथियों ने उन्हें कुचल दिया था। लेकिन अब मोहम्मद बिन कासिम ने इन हाथियों से लड़ने के लिए एक नई स्ट्रेटेजी बनाई। जैसे ही हाथियों ने हमला किया तो मोहम्मद बिन कासिम ने ऑर्डर किया कि अपने तीरों को आग लगाओ और चारों तरफ से हाथियों पे हमला करो। तो घोड़ों ने हाथियों के चारों तरफ से उन्हें आग वाली तीरों से मारना शुरू किया। जब हाथियों ने ये आग वाली तीरें देखी तो वो डर के भागने लगे और इसी तरह दोनों फौजें अपनी पोजीशंस पर वापस चली गईं। फिर अगले दिन राजा दाहिर ने अपनी पूरी फौज के साथ हमला कर दिया। इस बार मुसलमानों के बहुत से कमांडर्स मारे गए और वो पीछे हटने लगे। अचानक एक तीर राजा दाहिर के हाथी पर लगा और वो इस आग वाले तीर को देखकर पानी की तरफ भागना शुरू। इसी वजह से
राजा दाहिर की पूरी फौज को लगा कि हमारा राजा भाग गया है और इसी वजह से काफी फौज वहां से वापस चली गई। जब राजा दाहिर को इस सब का पता लगा तो बजाय भागने के उसने कहा कि मैं सिंध के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार हूं। ये कहते ही वो सामने आकर लड़ने लगा। इतने में एक मुसलमान फौजी ने उस पे हमला किया और उसे मार दिया। यहां से मोहम्मद बिन कासिम डायरेक्ट किले की तरफ गया। जैसे ही राजा दाहिर की बेगम को पता चला कि वो मर गया है तो उसने सब औरतों को जमा किया, आखिरी मुलाकातें की, फिर सब तेजी से एक बहुत बड़ी आग की तरफ जाने लगे और इसी आग में जाकर उन्होंने जोहर कर लिया। ये हिंदुओं की एक रस्म थी। जब वो हारने वाले होते थे तो उनकी सारी औरतें अपने आप को जला देती थी। कहा जाता है कि ये बीवी असल में राजा दाहिर की बहन थी जिससे राजा दाहिर ने शादी की थी और इसी वजह से बहुत से हिंदू राजा दाहिर के खिलाफ थे, क्योंकि हिंदू मजहब में बहन से शादी करना जायज नहीं है। और राजा दाहिर को किसी ने बताया था कि अगर तुम्हारी बहन की शादी किसी और से हुई तो सिंध 2 टुकड़ों में बढ़ेगा। तो उसने सिंध को बचाने के लिए अपनी ही बहन से शादी की थी। लेकिन यह शादी सिर्फ एक रस्मी शादी थी। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मोहम्मद बिन कासिम आगे बढ़ता गया और पूरा इलाका फतह हो गया। अब जब मोहम्मद बिन कासिम सिंध का गवर्नर बन गया तो उसने एक ऐलान करवाया कि हम कुछ भी चेंज नहीं करेंगे, जो जैसा चल रहा है वैसा ही चलेगा। हम सिर्फ आपसे जिजिया लेंगे और उस जिजिया टैक्स के बदले हम आपकी प्रोटेक्शन करेंगे। सब लोगों को अपना रिलीजन प्रैक्टिस करने की पूरी आजादी होगी। सारे पुराने ऑफिसर्स अपने ही पोजीशंस पर होंगे क्योंकि वो यहाँ के सिस्टम को बेहतर समझते हैं। और इसी किले के पास उसने एक नई सिटी बनाई जिसका नाम था मंसूरा, जो सिंध का पहला इस्लामिक कैपिटल बना। अब एक तरफ मुसलमान इंडिया के बॉर्डर पर थे और दूसरी तरफ वो फ्रांस के बॉर्डर तक पहुंच गए थे। लेकिन इसी टाइम मुसलमानों का बादशाह फौत हो गया। और उसका भाई नया बादशाह बन गया। उसने सबसे पहले उन सारे गवर्नर्स को वापस बुलाया जो उसके भाई के साथ वफादार थे और उनको जेलों में डाल दिया क्योंकि उसका भाई अपने बेटे को नया बादशाह बनाना चाहता था और इन सारे गवर्नर्स ने उसे सपोर्ट किया था। इसी वजह से कहा जाता है कि सिर्फ 3 साल गवर्नर रहने के बाद मोहम्मद बिन कासिम को बादशाह ने वापस बुलाया और उसे जेल में डाला। कहा जाता है कि इसी जेल में उसे टॉर्चर करके मार दिया। मुसलमान अगले 300 साल सिर्फ सिंध तक ही रहे, लेकिन फिर अफगानिस्तान में एक नया सुल्तान आया जिसने एक नई सिटी बनाई, गजनी। ये उस जमाने की ऐसी सिटी थी जिस तरह आज न्यूयॉर्क या लंदन। पूरी दुनिया से इस सिटी में लोग रिसर्च करने के लिए आते थे। इस नए मुसलमान सुल्तान ने पहली बार सिंध से आगे बढ़कर इंडिया पर हमला किया जिसका नाम था सुल्तान महमूद गजनवी। सब्सक्राइब।